Hi, today we are going to be solving question number 9 to question 17 of miscellaneous exercise. I have already covered the objective questions and question number 1 to 8 in previous videos. So let's start with question number 9 first. A bill is drawn for rupees 7,000 on 3rd May for 3 months and it is discounted on 25th May at 5.5%. Find the present worth. So first of all, we are given the sum due or the face value of the bill. We are given the date on which it is drawn. So first let us write these two things. तो हम लोग लिखेंगे that sum due or face value is equal to rupees 7,000. Next, date of bill is equal to 3rd May. So n is equal to 3 months. इसको यूज करके we can find nominal due date first. So nominal due date will be equal to 3rd May plus 3 months. May के बाद June, July and August. तो 3rd August will be the nominal due date. Legal due date भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से. Legal due date is equal to nominal due date plus 3 days. 3 दिन के बाद होता है. So that is 6th August. ठीक है, तो हमारे पास है डेट ऑफ बिल, उससे हमने निकाला नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट. अभी इसके बाद इट इज डिस्काउंटेड ऑन 25th में, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी है. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज गिवन एज 25th में. नाउ वी आर गिवन परसेंटेज ऑल्सो, क्या रेट पे इसको डिस्काउंट किया है, मतलब आर का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 5.5%. So now what we will do is we will find out the true discount. अब वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग. See, ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है और लीगल ड्यू डेट है ना, इसके बीच में जो भी गैप है दैट विल गिव अस आवर एन. तो कितने दिनों के लिए एक्चुअली द बैंक इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट वो पता चलेगा. तो मई में देयर आर 31 डेज, सो दैट इज 6, प्लस जून में देयर आर 30 डेज, प्लस जुलाई में देयर आर 31 डेज एंड अगस्त में देयर आर 6 डेज, विच इज इक्वल टू 6 plus 6 is 12. 12 plus 31 will be 43 and 43 plus 30 is 73. तो 73 days के लिए this bill is being discounted earlier ना. तो these are तो days हम लोग को year में convert करना पड़ेगा. तो we'll have to do 73 divided by 365 which is actually फाइजा होता है ये, तो ये 1/5 years. So for this particular question, what we are going to do is we are going to assume a thing. One thing is कि हम लोग क्या assume करेंगे कि ये जो discount है ना जो इससे calculate होगा वो और अपना true discount same है, क्योंकि तो ही फिर हम लोग ढूंढ पाएंगे present worth का value, otherwise मिलेगा नहीं. तो इस question के लिए वो एक assumption है जो बनाया हुआ है. तो ये discount is equal to present worth into n into r divided by 100. ठीक है, प्रेजेंट वर्थ तो नहीं पता है, डिस्काउंट भी नहीं पता, उसको ऐसे ही लिख के रखते हैं अभी. तो डिस्काउंट इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इज 1/5 इंटू आर इज 5.5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अभी हमारे पास डिस्काउंट है तो हमें पता है दैट सम ड्यू या फिर ये जो बिल का अमाउंट है दैट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ. ठीक है, तो वहां से हम लोग को आंसर मिलेगा फिर. सो देयरफॉर आई कैन से that sum due is equal to present worth plus this discount, which is equal to present worth plus present worth into 5.5 divided by 5 is 1.1 divided by 100 is equal to 7,000. Okay, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, प्रेजेंट वर्थ को कॉमन ले लेते हैं एंड देन वी गेट 1 plus 1.1 divided by 100 is equal to 7,000. अभी इसके बाद वी गेट दिस इज 100 एंड 1.1. ठीक है, एंड इस साइड पे हमारे पास है 7,000. सब कुछ को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो मिलता है दैट प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू 7,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय
101.1, पर मैं 0.1 हटा के ना यहाँ पे एक और जीरो ऐड कर देती हूँ. अभी हम लोग को ये डिवाइड करना है, कुछ डेसिमल में आएगा, तो व्हाट वील डू इज हम लोग 7 के बाद देयर आर 6 zeros, so we'll use that and we want to divide by 1011. तो first of all 101 जा 6 आ जाएगा ना, तो it will become 6066. तो that is equal to, अभी cancel करने पे we get this is 9, 9 and 10 which is 4, 3 and 9. So 9, 3, 4 बचता है, 0 नीचे आता है. अब अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 9099. सो दिस इज 3, ये 1 हो जाता है, ये कैंसिल होके 2 और ये 13 हो जाएगा, तो 241. तो मैंने ये वाला जीरो लाया था, अभी देर आर 2 more zeros, so this becomes 2410. so here we can do 2s, so it becomes 2022 which is equal to 388. एक और जीरो आता है नीचे, and then this is 3s. This is 847. If I put a decimal, उसके बाद 8s होता, ठीक है, और हम वहीं पे छोड़ देते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं करते हैं. तो we get 6923.8. एक और स्टेप तक भी कर सकते हो, it is okay, you can put one more zero and do it. The present worth is equal to 6923.8. That will be your final answer. Okay, so how did we solve this question? Just to recap it once, हमने एक assumption बनाया यहाँ पे जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है. दैट इज जो डिस्काउंटिंग के बाद जो इंटरेस्ट मिलता है वही हमने ट्रू डिस्काउंट के जैसे लिया है. एंड देन वी हैव सॉल्व द होल क्वेश्चन. सो फर्स्ट आई फाउंड आउट द लीगल ड्यू डेट, देन आई फाउंड आउट द पीरियड बिटवीन द लीगल ड्यू डेट एंड द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. दैट बिकम्स आर एन व्हेन कन्वर्टेड इनटू ईयर्स. उसके बाद आर तो दिया हुआ था, उसको यूज करके हमने डिस्काउंट निकाला है. देन आई हैव पुट इट इन द फॉर्मूला फॉर सम ड्यू एंड फाउंड आउट द वैल्यू फॉर प्रेजेंट वर्थ. Okay, now let us do the next question. A bill was drawn on 14th April 2005 for rupees 3500 and was discounted on 6th July 2005 at 5% per annum. The banker paid rupees 3465 for the bill. Find the period of the bill. तो बिल ड्रॉ किया है on 14th April and डिस्काउंट किया है on 6th July. और बैंकर ने इतना पैसा भरा है फॉर द बिल, मतलब दिस इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल. सो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल. नेक्स्ट लेट अस राइट डाउन द कैश वैल्यू ऑफ द बिल. इन दोनों को सबट्रैक्ट करके हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि उतना वो बैंकर ने रख लिया है. So face value minus cash value, which is equal to 3500 minus 3465. So to make this into 500, if I add 5 तो it becomes 70. तो 35 rupees का basically bankers discount है. Now bankers discount is calculated on the face value. The percentage is given, we don't know the value for n. So we can say that bankers discount is equal to face value into n into r divided by 100. So rupees 35 is equal to 3500 into n into 5 divided by 100. So therefore अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 35 बच जाएगा सिर्फ. So 35 and this 35 also gets cancelled. So we get 1 is equal to 5n and therefore n is equal to 1 by 5 years. Okay, so that means that n is equal to we already did it in the last question only ना. इसका मतलब होता है 73 days. हमने जस्ट अभी किया था. अभी इसके बाद हम लोग को पूछा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल. तो देखो यहाँ पे 6 जुलाई को डिस्काउंट किया हुआ है, उसके बाद मतलब 73 डेज और बाकी है फॉर द लीगल ड्यू डेट. तो हम लोग पहले वो निकालते हैं, अभी इसको ऐड करके 73 डेज.
डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पे। नाउ यू ऐड 73 days टू दिस। तो पहले तो जुलाई में कितने डेज बाकी है? देयर आर 31 days, सो 25 days हो गए, तो जुलाई के 25 days, ठीक है, प्लस अगस्त में 31 days, इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है 56 और भी दिन बाकी है, राइट? सो सितंबर में कितने दिन बाकी रह जाएंगे? सी 73 माइनस 56 विच इज इक्वल टू, this is 4 and 3, so 7 and 1, 17 days. तो 17th September को होगा लीगल ड्यू डेट, ठीक है? सो वी कैन राइट 17th September इज द लीगल ड्यू डेट। तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और लीगल ड्यू डेट का डिफरेंस हमको 73 मिला था, तो इसलिए वो ऐड करके डेट ऑफ डिस्काउंटिंग को मैंने लीगल ड्यू डेट निकाला। अभी नॉमिनल ड्यू डेट भी निकालते ना तो उससे पीरियड मिल जाएगा। सो नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 3 days सब्ट्रैक्ट करके, विच इज इक्वल टू जस्ट 14th September। So now when was the date of the bill? Date of the bill was 14th April और nominal due date 14 September आया है। So date of bill is 14th April. So what will be the period of the bill? We can find out from here, right? So period is equal to April के बाद May, फिर June, July, August and September, which is 5 months. So that is your final answer. ठीक है? So what have we done in this question? So first we found out the banker's discount from subtracting cash value from face value. उसके बाद we use the formula for banker's discount and we found out the value for n. n से हम लोग ने क्या किया? See, n is the gap between legal due date and date of discounting. तो हमने date of discounting तो दिया हुआ है, तो हमने उसको add करके legal due date निकाला। एक बार लीगल ड्यू डेट मिला, फिर हमने नॉमिनल ड्यू डेट निकाला। डेट ऑफ बिल और नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में डिफरेंस देख के हमने फाइनली पीरियड ऑफ द बिल निकाला, विच इज 5 months in this case. Okay, now let us do the next question. In the 11th question, we are given that the difference between the true discount and the banker's discount on 6 months hence at 4% per annum is ₹80. अब बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट के कंपैरिजन में बैंक को हमेशा ज्यादा फायदा चाहिए, राइट? तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज गिवन एज ₹80 एंड हम लोग ने इसको एक नाम भी दिया था, इट इज कॉल्ड एज बैंकर्स गेन, इफ यू रिमेंबर। सो नाउ बैंकर्स गेन इज ₹80। तो हम लोग को पीरियड दिया है, हम लोग को परसेंटेज भी दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रू डिस्काउंट, द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑन द बिल। So we also had another formula, if you remember, for finding out banker's gain. Banker's gain is actually the interest on the true discount. We can also write that banker's gain is equal to true discount into n into r divided by 100. Okay, so banker's gain हमें पता है, true discount हमें नहीं पता है। So banker's gain is 80, true discount को हम ऐसे ही रखते हैं, into n we are given 6 months, so that is 6 divided by 12, which is half, 4% divided by 100. We can find out the value for true discount from here. So this is equal to half ना, तो cancel होके 2 बचेगा। So this is true discount is equal to 80 into 100 divided by 2. ये cancel होके 4, तो we get 4000. So therefore we have that true discount is equal to ₹4000. ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अभी हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा वहां से। तो वी नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 80। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस 80, which is equal to 4000 plus 80, which is equal to 4080 rupees. So we got the value for banker's discount also. अभी amount on bill, तो amount of the bill is calculated by using banker's discount actually. हम लोग क्या करेंगे, देखो हम यूजुअली ना बैंकर्स डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं ऑन अमाउंट ऑफ द बिल, तो उसका फॉर्मूला है ना
that bankers discount is equal to face value into n into r divided by 100, और हमारे पास n, r और bankers discount सब है. So we can use this formula and find out the amount of the bill or the face value. So therefore 4080 is equal to face value into n, which is half, into 4 divided by 100. Okay, so therefore we can say that 4080 into 100 divided by 2. So this is equal to the face value. Now if we cancel, so we get 2040 into 100, so 20 और is equal to face value, and therefore value of the bill is equal to 2,04,000. So we can just write amount of bill. हमेशा एंड में क्या कर सकते हैं ना, ये सब कुछ एक साथ लिख सकते हो. यू कैन राइट ट्रू डिस्काउंट, फिर बैंकर्स डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ बिल, वो एक साथ एंड में एक बॉक्स में डालोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the 12th question we have that a manufacturer makes clear profit of 30% on cost by allowing 35% discount. If the cost of production rises by 20%, by what percentage should he reduce the rate of discount so as to make the same rate of profit keeping his list prices unaltered? तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेजेस में दिया है, इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली इसको सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्या बोल रहे हैं कि देखो एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई तो एक कॉस्ट में अपनी चीज़ें बनाता है, उसके ऊपर अगर वो 35% का डिस्काउंट भी लगाए, मतलब देखो उसके ऊपर वो प्रॉफिट गिनेगा या कुछ भी करेगा, पहले एक लिस्ट प्राइस फिक्स करेगा, मतलब क्या लिखना है उसको प्रोडक्ट पे, वैसे उसके ऊपर वो 35% डिस्काउंट भी देता है ना, तभी भी वो 30% का प्रॉफिट बनाता है. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं अभी कि कॉस्ट ही बढ़ रहा है 20% से. तो पहले कोई चीज़ अगर 100 रुपये में बन रही थी, तो अब वो चीज़ 120 रुपीज़ में बनेगी. ठीक है, उसको वो प्राइस टैग है ना, वो चेंज नहीं करना है, पर उसको उतना ही प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको 30% का प्रॉफिट अभी भी चाहिए 120 रुपीज़ पे. तो उसको डिस्काउंट ही कम करना पड़ेगा ना, वो 35% डिस्काउंट के बदले थोड़ा कम डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी जाके वो सेम उसको प्रॉफिट मिलेगा. तो वही पूछ रहे हैं कि क्या रेट पे उसको डिस्काउंट रखना चाहिए अभी, सो दैट उसको सेम प्रॉफिट मिले. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन स्टार्ट बाय टेकिंग आवर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो सबसे बेसिक होता है 100. सो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100. नाउ क्या बोल रहे हैं, ही इज मेकिंग अ 30% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज़, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 30 बचेगा. तो इसका मतलब है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 प्लस 30, तो डिस्काउंट देने के बाद वो 130 रुपीज़ में बेच रहा है. अभी उसका डिस्काउंट हम लोग को पता है परसेंटेज, पर डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मतलब जो प्राइस टैग है ना उस पे जो रहता है उस पे कैलकुलेट होता है. सेलिंग प्राइस तो सबट्रैक्ट करने के बाद मिलता है. सो लेट द लिस्ट प्राइस बी x. ठीक है, therefore we can say that discount is equal to 35% of x. हम ये x अभी निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 35x डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अभी लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो आई विल राइट दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, विच इज इक्वल टू x माइनस 35x डिवाइडेड बाय 100. सो अभी 100x माइनस 35 हो जाएगा इफ आई टेक दी एलसीएम, विच इज इक्वल टू 65x डिवाइडेड बाय 100. इसका वैल्यू है 130 रुपीज. ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65.
13 वन ज़ा 13 फाइव ज़ा, फिर 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा हो जाता है ये 10 के साथ, तो 200 रुपीज़ है। सो बेसिकली अब तक क्या मिला, उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, उसका लिस्ट प्राइस 200, फिर 35% डिस्काउंट दिया इसने, तो जाके 130 रुपीज़ में इसने बेचा, तो उसमें उसने प्रॉफिट बना लिया ऑफ 30%। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये ओरिजिनल था सब कुछ। अब वो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग ना क्या करते हैं, ये सारे वैल्यूज नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं और फिर हम लोग वो जो नई चीजें हो रही है वो लिखते हैं। So we started by taking CP as 100, we got selling price as 130 and we have got our list price as equal to 200. Okay, now they are saying that cost of production has increased, so now new CP is equal to 100 plus 20% of 100, क्योंकि increase हो रहा है by 20%, right? तो that will become 100 plus 20 which is 120. तब जो नया CP है ना वही 120 है। लिस्ट प्राइस उनको लेकिन सेम ही रखना है, सो दे डोंट वांट टू चेंज द लिस्ट प्राइस, दैट इज ₹200 ओनली। ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, सो प्रॉफिट इज स्टिल गोइंग टू रिमेन एज 30% ऑफ 120 नाउ, बट न्यू CP which is equal to 30 divided by 100 into 120, which is equal to 36 rupees. तो therefore जो selling price है वो क्या होना चाहिए, selling price should be CP plus profit which is equal to 120 plus 36 which is equal to 156 rupees. तो अभी सेलिंग प्राइस फाइनली 156 रुपीज होना चाहिए, तो ही फिर प्रॉफिट होगा ऑफ 30%। तो जो 200 की चीज है उसको अगर 156 में बेचना है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट लगाना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट डिस्काउंट और फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू, मतलब जितना टैग पे है और जितना एक्चुअल में बेचा उसमें जो डिफरेंस है वही डिस्काउंट है ना, तो 200 minus 156, this will be 44. Okay, so the discount is of ₹44. इसके बाद अभी हम लोग को डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट हम हमेशा लिस्ट प्राइस पे निकालते हैं, so therefore I will say that this is 44 is equal to X% of 200, which is equal to 44 is equal to X divided by 100 into 200. So zeros get cancelled and therefore we have 2x is equal to 44. So x is equal to 22%. तो अब वो दे रहा है डिस्काउंट 22% का 35% के बदले, और फिर सेम चीजें रह रही है, उसका प्रॉफिट सेम रह रहा है, उसका लिस्ट प्राइस भी सेम रह रहा है। अब ये चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो कितने परसेंट से उसको कम करना चाहिए। तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो पहले 35 था एंड अभी 22 है, तो 35 माइनस 22 कर लेंगे। तो वी विल राइट रिडक्शन इन रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 35 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 13%। तो 13% का रिडक्शन है एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो जस्ट टू रिकैप दिस क्वेश्चन, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी टोक कॉस्ट प्राइस एज 100, वहां से प्रॉफिट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस निकाला, फिर हम लोगों ने लिस्ट प्राइस को x ले लिया, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया, वो सब्ट्रैक्ट करके भी सेलिंग प्राइस मिलता, फिर इन दोनों को कंपेयर करके वी फाउंड आउट द वैल्यू फॉर लिस्ट प्राइस। सो देन वी गॉट एवरीथिंग विद रिलेशन टू द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस एंड एवरीथिंग। ओके, सो दैट इज योर। इसके बाद हमने CP को चेंज किया है, प्रॉफिट परसेंट डजंट चेंज and the list price also doesn't change, तो CP becomes 20% more, so 120, उसके ऊपर हमने 30% प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया and then we have tried to find out what is the selling price from here by adding CP plus profit. Now after this we found out the discount by subtracting list price and selling price. After that हमने परसेंटेज निकाला and then कितने परसेंटेज से कम हुआ है वो फाइनली निकाला।
ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड लिस्ट प्राइस आर वेरी क्लियर. यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है. जब हम कोई चीज बनाते हैं दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं. और अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा होता है लिस्ट प्राइस पे, मतलब जो कस्टमर को दिखता है, कस्टमर को टैग दिखता है ना, उसके ऊपर डिस्काउंट देते हैं. तो वो डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट होता है. प्रॉफिट या लॉस वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है सीपी पे. इन दोनों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमको मिलता है सेलिंग प्राइस. तो जस्ट टू गिव यू अ क्लियरर आइडिया, आई विल जस्ट राइट इट ऑन वन पेज सो दैट यू गेट एवरीथिंग इन वन गो. सो सी, हमारे पास तीन चीजें हैं, सीपी, ठीक है, वी हैव सेलिंग प्राइस एंड वी हैव लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो हम प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी. यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यही हमारा इन्वेस्टमेंट है. इस पे प्रॉफिट ऐड करके या फिर हम लोग लॉस सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को मिलता है एसपी. ठीक है, जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा हमारे लिस्ट प्राइस पे होता है क्योंकि वही कस्टमर को दिखता है. इसमें से हमेशा डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके हमको मिलता है एसपी. हम लोग सीपी या एलपी से ही स्टार्ट करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एसपी और वी ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सा परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A trader offers 25% discount on the catalog price of a radio and yet makes 20% profit. If he gains rupees 160 per radio, what must be his catalog price of the radio? Catalog price मतलब list price. तो ये देखो 25% डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी 20% का प्रॉफिट बना रहा है और हमको बताया है कि कितना प्रॉफिट बना रहा है, दैट इज 160 रुपीज. तो हमको कैटलॉग प्राइस निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं दैट लेट द कैटलॉग प्राइस बी एक्स. ठीक है, टू स्टार्ट विद. अब कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट लगेगा, सो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% of x, which is equal to 25 divided by 100 into x, which is equal to x by 4. Okay, now after this we can find out selling price. Selling price is equal to catalog price minus discount. हमेशा list price में से discount subtract करके हमको मिलता है selling price, which is equal to 3x by 4. Now what is he saying? He is saying कि देखो जितना भी था उसका CP, उस पे उसने बनाया है 20% का प्रॉफिट. ठीक है, तो हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टार्ट बाय टेकिंग के लेट द सीपी बी 100, बी रुपीज 100, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 विच इज इक्वल टू रुपीज 20. ठीक है, तो इन दैट केस द एसपी विल बी इक्वल टू 120 रुपीज 100 प्लस 20. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारे पास एसपी है इन टर्म्स ऑफ एक्स ना, तो हम सीपी भी ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स. फिर सब कुछ एक्स के टर्म्स में रखेंगे तो बेटर है, बिकॉज हमको कैटलॉग प्राइस एक्स ही तो ढूंढना है ना फाइनली एंड में. तो हम लोग लिखते हैं कि देखो अगर सीपी 100 है तो फिर एसपी 120 है. तो अगर एसपी है 3x by 4 तो फिर सीपी कितना होगा, सीपी विल बी इक्वल टू 100 इंटू 3x by 4 डिवाइडेड बाय 120. ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है. ऑल्सो ये नीचे आ जाएगा, तो वी विल गेट सीपी इज इक्वल टू 30x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड बाय 6. तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2 एंड योर वी विल गेट 5. तो वी कैन डू दैट ना, थोड़ा इजी हो जाएगा. 5x by 8, दिस इज द वैल्यू फॉर सीपी. नाउ सी वी हैव
catalog price, we have SP, we have CP, everything in terms of X. We can find out profit. So profit is equal to always SP minus CP ना, selling price minus cost price. Selling price हमको मिला था 3x by 4 and CP अभी मिला है 5x by 8. Profit दिया हुआ है क्वेश्चन में, it is given as 160 rupees. So we will write that over here and calculate the value for x. That is what we have to finally find out. तो हो जाएगा इसके आगे सॉल्व. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो so that डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो this is equal to x divided by 8 is equal to 160 and therefore x is equal to 160 into 8 which is equal to 1280. That is the value for x, which is the catalog price. So therefore catalog price is equal to 1280. Now let us solve the 14th question. So in the 14th question we are given that a bill of rupees 4800 was drawn on 9th March 2006. तो ये जो फेस वैल्यू है बिल का वो दिया हुआ है, तो वो लिख देते हैं हम लोग. फेस वैल्यू और सम ड्यू इज इक्वल टू 4800 और डेट भी दिया हुआ है. डेट इज इक्वल टू 9th मार्च. ओके, बोला है कि वी आर ड्रॉइंग इट फॉर 6 months. तो 6 months इज द पीरियड. सो पीरियड ऑफ द बिल is equal to 6 months and therefore let us calculate the nominal due date and legal due date क्योंकि इसके बाद date of discounting दिया हुआ है. तो let us first calculate nominal due date. तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त and September. So that is the 6th month. So 9th September is the nominal due date. Now after this we have to add 3 days to get the legal due date. So therefore the legal due date is equal to 9 plus 3 is 12th September. ठीक है, तो legal due date भी मिल गया है. Now date of discounting. It is given as 19th April at 6.14%. तो हम लोग को R भी दिया हुआ है. R is equal to 6 1/4%. Now they are asking for how much does the banker charge. मतलब बैंकर्स डिस्काउंट पूछ रहे हैं. एंड हाउ मच डज द होल्डर रिसीव. होल्डर रिसीव करेगा कैश वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को हटा के बाद में कैश वैल्यू मिल जाएगा. तो पहले तो हम लोग को इसके लिए बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढना है. बैंकर्स डिस्काउंट के लिए वी नीड फेस वैल्यू, वो है. पीरियड नहीं है, हम लोग को लीगल ड्यू डेट एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के बीच के नंबर ऑफ डेज ढूंढना पड़ेगा. बिकॉज सी बैंकर इज गिविंग अवे द मनी ऑन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, उसको पैसे मिलेंगे सिर्फ लीगल ड्यू डेट पे, तो उसके बीच का वो निकालेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, तो उससे पीरियड मिलेगा. एंड आर तो है, तो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट एन. तो इन दोनों के बीच में डेज ढूंढना है. तो अभी अप्रैल में कितने डेज बाकी है. अप्रैल में टोटल होते हैं 30 डेज, तो 11 डेज आर रिमेनिंग. ओके, देन नेक्स्ट मई में वी हैव 31 डेज, जून में वी हैव 30 डेज, जुलाई में वी हैव 31 डेज, अगस्त में वी हैव 31 डेज एंड सितंबर में वी हैव 12 डेज क्योंकि 12th को मिलने वाला है. इन सबको ऐड करके वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डेज. सो एन इज इक्वल टू, सो 31 प्लस 31 प्लस 31 इज इक्वल टू 93. 93 प्लस करेंगे हम लोग अगर 12 तो हो जाएगा 105. 105 प्लस 11 करेंगे तो मिलेगा 116. 116 प्लस 30 इज 146 which is equal to 146 divided by 365 years. Okay, we can cancel this by 73 as we know कि this is 73 into 5 and ये 73 into 2 है ना, तो 2 divided by 5 will be the n. अभी हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं. बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू
face value, which is given as 4800 into n, which is 2 by 5, into r, which is 6 1 by 4, divided by 100. तो हम लोग पहले तो ये 2 zeros कैंसिल कर सकते हैं. उसके बाद I can simplify this, तो I get 48 into 2 by 5 into this will become 24 plus 1, तो 25 by 4. Now this is 5 ones are 5 5s are 5 2 ones are 2 2s are, ये 24 बनेगा कैंसिल होने के बाद. Now 24 into 5 is equal to 120. So 120 rupees is the banker's discount. Now the cash value, that is what the holder is going to receive, is equal to the face value minus the banker's discount, which is equal to 4800 minus 120, which is equal to, तो 0, फिर यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, 7 minus 1 is 6, और ये 10 minus 2 is 8, तो it is 4680. This is how much the holder of the bill will receive. So in the end, you can write a sentence that the banker receives 120 rupees and the holder of the bill receives 4680 rupees. ऐसे एक end में एक statement लिख सकते हो. Okay, that's it. Now let us do the next question. A bill of rupees 65700 drawn on July 10th for 6 months was discounted for rupees 65160. The face value of the bill is given. डिस्काउंटिंग के बाद कैश वैल्यू दिया हुआ है एंड डिस्काउंटिंग भी 5% पे हुआ है. दे आर आस्किंग ऑन विच डे इज द बिल डिस्काउंटेड. तो हम लोग को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, वी विल फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट एन, और फिर हम लीगल ड्यू डेट से कैलकुलेट करके हमको निकालना पड़ेगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. करेक्ट, दैट इज द फॉर्मूला. तो पहले तो हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज फेस वैल्यू एंड कैश वैल्यू दोनों दिया हुआ है. तो लेट्स डू दैट फर्स्ट. See, face value is given as 65700 and cash value जितना वो बिल डिस्काउंट करने के बाद मिलता है 65160. So the banker's discount is going to be nothing but the face value minus cash value, right? So this is 65700 minus 65160, which is equal to, now इसको 40 ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और उसके बाद 500 और बाकी है, तो द बैंकर्स डिस्काउंट इज रुपीज 540. नाउ आफ्टर दिस वी आर गिवन दैट द पीरियड ऑफ द बिल इज 6 months. तो यहाँ पे जुलाई 10th है ना, तो लेट अस फर्स्ट राइट डेट ऑफ बिल. सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट. इसको 6 months ऐड करना पड़ेगा. तो जुलाई के बाद अगस्त, September, October, November, December and Jan. So Jan 10th of the next year will be the nominal due date. Legal due date will be equal to plus 3 days. So that will be Jan 13th. Okay. Now the rate of discounting is also given, that I'll write down here. It is equal to 5%. तो let us find out bankers discount से हम लोग n निकालते हैं. तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. दिस इज नोन टू अस 540. फेस वैल्यू ऑल्सो वी नो 65700 इंटू एन नहीं पता है, आर इज 5 डिवाइडेड बाय 100. ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर एन इज इक्वल टू 540 divided by 657 and 5. years. Now इसके बाद हम लोग को इसमें से डेज निकालना होगा. तो ये जितना भी years है उसको अगर हम 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने डेज है ये. सो दिस इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 657 इंटू 5 इंटू 365 डेज. अभी कैंसिल करते हैं. 5 ones are 5, 73s are 73 into what can give me 657. I think 9s are. Let's try. So 73 into 9.
is equal to 63 plus 2 is 5. तो 65 हो रहा है. See how I thought about this is क्योंकि देखो 3 into what would give me 7 in the end? Only 9s are. And 7 into 9 is 63 के आसपास also. तो it makes sense. अभी ये कैंसिल करेंगे तो we will get 9. And ये तो easily कैंसिल होता है. This is 6 are. So 60 days. Okay. अभी लीगल ड्यू डेट से उल्टा काउंट करना है टू फाइंड आउट द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. सो लीगल ड्यू डेट वाज Jan 13th. तो उल्टा काउंट करेंगे तो जैन में है 13 डेज, दिसंबर में है 31 डेज, इधर 44 हो चुका है. 44 के बाद एक्चुअली कितने दिन और बाकी है अभी? तो वी हैव 16 डेज लेफ्ट. तो इन नवंबर 16 डेज उल्टा काउंट करना है. तो वी विल रीच द डेट 14th नवंबर, क्योंकि 16 डेज हो जाएंगे ना, फिर पीछे से काउंट कर रहे हैं. सो देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग is equal to 16th November. Now in the 16th question, we have that an agent sold a car and charged 3% commission on the sale value. If the owner of the car received 48,500, find the sale value of the car. तो सी बेसिकली क्या होगा कि ओनर ने कुछ तो एक सेलिंग प्राइस फिक्स्ड किया होगा एंड उसके ऊपर एजेंट ने कमीशन चार्ज किया उसको बेचने के लिए. एंड व्हाट द ओनर विल नाउ रिसीव इज दैट सेलिंग प्राइस माइनस दैट कमीशन. Okay, so that 48,500, that is actually the selling price minus commission. If the agent charged 2% from the buyer, find his total remuneration. तो we are also given that the agent owner से तो चार्ज कर रहा है 3% और buyer से भी 2% ले रहा है. तो हम लोग को जानना है कि एजेंट ने टोटल कितना कमाया. तो द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग ओवर हियर, जिससे हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, दैट इज द सेल वैल्यू ऑफ द कार और द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार. So let us assume that that is X first of all. So let the selling price or the sale value of the car be equal to rupees X. Now after this we can say that the agent charged a commission of 3%. So that means commission charged to the owner is equal to 3% of X, okay, which is equal to 3 divided by 100 into X. Now, how much does the owner receive? Owner receives selling price minus commission, no? Which is equal to X minus 3X divided by 100. एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन एज 48,500. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड इसलिए हमको सेल वैल्यू ऑफ द कार मिल जाएगा. तो लेट अस डू दिस. सो 100x माइनस 3x, इफ आई टेक द एलसीएम तो मुझे मिलता है 97x बाय 100 इज इक्वल टू 48500. Therefore, x is equal to 48500 into 100 divided by 97. Now I can try 7 and 5 है ना, तो I'm thinking 5 try कर सकते एक बार. तो 97 into 5 is equal to, this is 35 and this is 45, so it becomes 48. So that is exactly this value over here. So this is 5 followed by 4 zeros. So the sale value is actually 50,000 rupees. Okay, so now we have found out the sale value. Next thing हम लोग को पूछा है, एजेंट ने 2% लिया था बायर से भी, तो फाइंड हिज टोटल रेन्यूमरेशन. तो बायर को भी 2% 50,000 पे ही लिया ना, तो कमीशन चार्ज टू बायर. Two percent of 50,000, which is 2 divided by 100 into 50000. 2 zeros get cancelled and then we have
10 followed by 2 zeros which is equal to ₹1000. तो जो अपना buyer है उसने 1000 rupees भरे. Now how much will the agent make? So agent's remuneration is equal to, he must have made some money out of the owner also. अच्छा, that I did not calculate, but that is easy. हम लोग को बस 50,000 और 48,500 subtract करना है. So that is equal to 1,500, right? So I'll just write commission charge to owner is equal to 50,000 minus 48,500. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो जस्ट कैलकुलेट 3%, वैसे भी चलेगा. तो इसमें आता है आंसर 1500. तो एजेंट्स रेन्यूमरेशन इज 1500 प्लस 1000, मतलब उसको मिलते हैं 2500 रुपीज़ एक कार बेचने के लिए. 3% उसने ओनर से चार्ज किया, 2% उसने बायर से चार्ज किया. ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए, सो दैट ओनर की गाड़ी बिक जाए एंड बायर को गाड़ी मिल जाए. ठीक है, so this is what the agent earns. Now let's go to the next question. That is the last question of this chapter. Question number 17, where we are given that an agent is paid a commission of 4% on cash sales and 6% on credit sales made by him. तो अगर उसने कैश सेल्स किए तो उसको 4% मिलता है, एंड अगर क्रेडिट सेल्स किए तो उसको 6% मिलता है. If on the sale of rupees 51,000, the agent claims a total commission of rupees 2700, find the sales made by him for cash and on credit. तो हम लोग के पास ऐसे दिया हुआ है कि ये सेल्स है टोटल और ये कमीशन है. इसमें से कुछ कमीशन में से कुछ हिस्सा होगा कैश सेल्स वाला कमीशन एंड कुछ कमीशन होगा क्रेडिट सेल्स वाला. तो हम लोग क्या लेते हैं ना, कैश सेल्स वाले को एक्स ले लेते हैं. तो लेट the cash sales be rupees x. So then credit sales कितना होगा? Credit sales will be 51,000 minus x, जो भी बाकी का है ना वही होगा. So rupees 51,000 minus x. Now total commission दिया हुआ है, तो let us calculate that. नहीं तो फिर हम लोग individually भी calculate कर सकते हैं. Commission on cash sales is equal to 4%, that is 4 divided by 100 into x. ठीक है, then next commission on credit sales is equal to 6 divided by 100 into 51000 minus x. Now what we will do is we will find out total commission. So total commission is equal to इन दोनों का एडिशन, और हमको वो दिया हुआ भी है तो बस उसको सॉल्व करना है अभी इसके आगे. So total commission is equal to 4x by 100 plus 6 by 100 into 51,000 minus x. And the value for total commission is given as 2700. So 2700 is equal to, let's simplify this, तो 4x divided by 100 plus 6 into, इसमें 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो we will get 510 minus 6x by 100. ओके, अब पहले तो ये x वाले साथ में कर सकते हैं, तो वो मिलेगा -2x by 100 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 3060 इज इक्वल टू 2700. लेट्स टेक 2700 ऑन दिस साइड, इसको दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो वी गेट x डिवाइडेड बाय 50, माइनस साइन भी गया दूसरे साइड पे ले जाने से एंड कैंसिल भी कर दिया मैंने. 3060 minus 2700. So if I add 300 to this, it will become 3000 and फिर 60 बचेगा, तो it will be 360 is equal to x by 50 and therefore x is equal to 50 into this. So 2 zeros तो है, फिर 5 into 6 is 30, 3 carry forward, 5 into 3 is 18
5 into 3 is 15 plus 3 is 18. So 18,000 is cash sales. So I just write this in the end, that cash sales is equal to rupees 18,000, and credit sales will be 51,000 minus 18,000, which is equal to, so 18,000 plus 2,000 करेंगे तो 20,000 से 50,000 होने के लिए 30,000, तो अभी हुआ है 30,000 एंड फिर 2,000 भी था एक्स्ट्रा, तो 32,000, एक और 1,000 भी है, तो therefore it becomes 33,000. ऐड करके भी चेक कर सकते हो अगर सही किया है कि नहीं, ठीक है. So that is your final answer. So with that we have completed this chapter. We have covered all the concepts, we have covered all the exercises as well as every question of the miscellaneous. I hope you have understood this chapter. Bye.